हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। मैं आपका एससीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम इस वीडियो में आज जानेंगे शब्द विचार के बारे में। और शब्द विचार जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और इससे बोर्ड परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं और समझते हैं एक एक चीज़ को। देखिए, शब्द विचार पहला आता है हम लोग का शब्द विचार। उसके अंतर्गत पहले हम लोग जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल का मतलब हुआ यहाँ पर कुछ अर्थ निकलेगा, यानी कि कोई वर्ड होगा, कोई शब्द होगा जिसका कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा। तो उनके सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब बताइए, जिसका कोई अर्थ ही ना निकले उसको हम शब्द कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो जिन शब्दों का कोई सार्थक यानी कि कोई अर्थ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, उनके मेल को शब्द कहते हैं। जैसे में देखिए, मैं, वह, पटना, सीता, तुम आदि, इन सब से कुछ ना कुछ शब्दों का जो होता है बोध हो रहा है। कि पटना कहने से जैसे यहाँ पर बोध हो रहा है किसी शहर का नाम होगा, सीता कहने से किसी लड़की का नाम का बोध होता है, तुम कहने से यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में, उसके बारे में बोध हो रहा है। मैं यानी कि मैं खुद के बारे में, यानी कि इन सब से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ शब्द के सार्थक मेल हो रहा है, यानी कि कुछ शब्दों का पता चल रहा है हमको। अब देखिए, शब्द और पद में क्या अंतर है। देखिए, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वही शब्द पद कहलाता है। यानी कि कोई शब्द होता है, जब उसको किसी वाक्य में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वो जो शब्द होता है वो क्या होता है, पद कहलाने लगता है। जैसे में देखिए, राम आम खाता है, तो राम आम यहाँ पर संज्ञा पद, यानी कि राम क्या है, एक संज्ञा पद, आम भी क्या है, एक संज्ञा पद है। ठीक है, खाता है यहाँ पर क्या, किस चीज़ का बोध कर रहा है, यहाँ पर एक क्रिया का बोध कर रहा है कि राम क्या कर रहा है, तो खा रहा है। ठीक है, तो राम आम खाता है, यानी कि जो पद है, शब्द है, वो किसी वाक्य में जब प्रयोग होते हैं तो वो पद कहलाने लगते हैं। अब ये टोटल क्या हो जाएगा, एक पद कहलाने लगेगा। ठीक है, अब देखिए, शब्द के क्या होते हैं, कुछ भेद होते हैं। जैसे में देखिए, शब्दों के मुख्यतः चार प्रकार से भेद किए जाते हैं, चार आधार पर। अब वो चार आधार कौन कौन से हैं, देखिए, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। ये चारों जो होता है, चारों से बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और पूछता है हमेशा। तो इन चारों को आप बारीकी से एक एक करके ज़रूर समझें। तो आइए मैं अब शुरू करता हूँ। पहला नंबर, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। जैसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लेता है कि बताइए अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो दो भेद। या इनमें से पूछ देगा, इनमें से बताइए अर्थ के आधार पर इनमें से कौन सा भेद होगा, सार्थक, निरर्थक, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे कि अर्थ के आधार पर सार्थक होता है और निरर्थक, दो भेद होता है। शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला नंबर सार्थक, दूसरा नंबर निरर्थक। देखिए, पहला नंबर सार्थक शब्द किसे कहते हैं, वैसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। मतलब कि हम कुछ बोलते हैं तो उसका क्या निकलता है, कोई सार्थक यानी कोई अर्थ निकलता है। और वो जब अर्थ निकलता है तो वो कैसे शब्द होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। जैसे मैं आप एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे में आप यहाँ पर रोटी, उल्टा, खाना, पानी, हल्ला इत्यादि ये ऐसे वर्ड हैं कि जिनको हम बोलते हैं जब तक इनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। क्या निकलता है, कोई अर्थ निकलता है। अब देखिए, निरर्थक शब्द, दो नंबर आता है निरर्थक। वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जब इसको हम उच्चरित करते हैं, यानी कि उच्चारण में प्रयोग करते हैं अर्थ शब्द को, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे देखिए, वोटी, पुल्टा, वाना, वानी, ये सब क्या है, ये सब निरर्थक शब्द है, क्योंकि इनको बोलने से कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। और जब अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक नोट आता है, हिंदी व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों की चर्चा होती है, लेकिन जब कोई निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ मिलाकर उच्चारण किया जाता है तो उन दोनों को सार्थक माना जाता है।
देखिए मैंने अभी बताया कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, उनका कुछ अर्थ निकलता है। तो हमेशा हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में सार्थक शब्दों की चर्चा की जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि निरर्थक शब्दों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वो कब उचित होगा, जब उनके साथ सार्थक शब्द मिलेंगे तब वो क्या हो जाएगा, निरर्थक जो शब्द है वो सार्थक शब्द में परिवर्तित हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए पुल्टा, पुल्टा एक क्या है, निरर्थक शब्द है, लेकिन जब इसके साथ उल्टा मिलता है सार्थक शब्द तो उल्टा पुल्टा इनका कुछ अर्थ निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रोटी सार्थक शब्द, वोटी निरर्थक शब्द। तो रोटी वोटी जब मिलता है तो क्या होगा, ये एक अर्थ निकलने लगेगा। यानी कि नोट में आप ये कह सकते हैं कि जब सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द मिलते हैं तो उनका कुछ अर्थ निकलने लगता है और वो सार्थक बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ख नंबर, पहला हम लोगों ने पढ़ा शब्द का जो भेद होता है अर्थ के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। शब्दों के 3 भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 3 भेद होते हैं। पहला नंबर आता है ऋण शब्द। ऋण शब्द जो होता है बहुत बार परीक्षाओं में पूछता है और बहुत बच्चों के समझ में नहीं आता है। तो देखिए, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। यानी कि ऋण शब्द जो होते हैं कि वैसे शब्द होते हैं जिन शब्द को हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे में देखिए राज, राज को जब तोड़ेंगे तो रा अधन ज, राजा, क्या हुआ, कुछ अर्थ निकला नहीं। लोटा, लो अटा, कुछ अर्थ नहीं निकला। रोग, रो धन का, इसका भी कोई अर्थ नहीं। यानी कि वैसे शब्द जिनका तोड़ने पर कोई अर्थ ना लिखे वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यौगिक शब्द जो होते हैं वो बहुत ही वीवीआई होते हैं और रूढ़ शब्द भी क्या होते हैं, बहुत ही वीवीआई। तो यौगिक शब्द कहते हैं कि शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो यौगिक कहलाते हैं। यानी कि इसमें बोल रहा है कि जो यौगिक शब्द होते हैं उनमें क्या होता है, 2 शब्दों का मेल होता है। क्या होता है, 2 शब्दों का मेल। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे विद्यालय, क्या है यहाँ पर, विद्यालय। तो विद्यालय में यहाँ पर 2 शब्द है, एक है विद्या, एक है आलय। यानी कि एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया। जब दोनों शब्द आपस में मिलते हैं तो किस चीज़ का निर्माण करते हैं, विद्यालय का। तो विद्यालय क्या हो जाएगा, एक यौगिक शब्द। यानी कि 2 शब्दों को मिलकर जो शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है पाठशाला। तो पाठशाला में कितने शब्द हैं, 2 शब्द, एक है पाठ अधन शाला। यानी कि पाठ एक शब्द है, शाला भी एक शब्द है, और जब दोनों मिलता है तो क्या होता है, पाठशाला का निर्माण होता है। और पाठशाला क्या है, एक यौगिक शब्द है। तो आप समझ गए होंगे कि इन 2 शब्द क्या होते हैं, जब मिलते हैं तो उनके मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए तीसरा है हम लोग का योग ऋण। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला हम लोगों ने पढ़ा ऋण शब्द, दूसरा हमने पढ़ा यौगिक शब्द, तीसरा हम पढ़ेंगे योग ऋण शब्द। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, योग ऋण ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो अपने सामान्य साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग समास में भी पढ़ते हैं, समास में जो बहुब्रीहि समास होता है हम लोग का क्या करता है, एक अन्य भिन्न शब्द यानी कि भिन्न अर्थ का निर्माण करता है। उसी प्रकार जो योग ऋण शब्द होते हैं वो किसी विशेष अर्थ को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे मैं देखिए लंबोदर, लंबोदर किसको कहा जाता है, गणेश जी को। पंकज, पंकज किसको कहा जाता है, कमल को। गिरिधारी, गिरिधारी किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण को। वीणा पाणी किसको कहता है, सरस्वती को। हालदर किसे कहता है, बलराम को। यानी कि कोई विशेष अर्थ अपने से छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता है, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए एक नोट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। योग ऋण शब्द हमेशा ऐसे अर्थ देते हैं जो विशेष अर्थ ग्रहण करने वाले शब्द के लिए फिक्स होते हैं, इसलिए उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज कहने पर यहाँ पर कमल का ही बोध होगा,
यानी कि पंकज खाने पे कोई लड़का का वो नहीं होगा। पंकज किसके लिए है? कमल के लिए है। अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि हलधर, हलधर पृथ्वी पे सिर्फ कौन है? बलराम है। वीणा पाणी जो है वो कौन है? सरस्वती माँ को कहा जाता है। यानी कि जो शब्द होते हैं ये सब फिक्स होते हैं, यानी कि उनके लिए ही, उनके नाम के लिए ही ये प्रयोग होते हैं, उसके अलावा ये किसी अन्य नाम के लिए प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं ग नंबर की ओर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ये भी बहुत बार बोर्ड परीक्षाओं में 10 क्लास में 12 क्लास में पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला तस्मक, दूसरा तद्भव, देशज विदेशज और एक वर्ण संकर। तो वर्ण संकर उतना नहीं पूछता है, इसमें ज़्यादा पूछता है देश, तस्मक, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये 4 ही बहुत ज़्यादा पूछता है, और एक जो है होता है वर्ण संकर, ये ज़्यादा नहीं पूछता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला देखिए तत्सम। संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। यानी कि संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जो साधारणतः उठाकर, वहाँ से उठाकर यहाँ पर हिंदी ग्रामर में लाकर क्या कहते हैं, छोड़ दिया जाता है। यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसा ही उसको हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है। संस्कृत में भी वही अर्थ देगा और हिंदी में भी वही अर्थ देगा। तो वैसे जो शब्द होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में अंक, अंकुर, कमल, आहार, जय, टिप्पणी, क्षमा, उच्चारण, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत और हिंदी दोनों में क्या होते हैं? ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर की ओर, तद्भव की ओर। ठीक है। तो देखिए तद्भव की जो परिभाषा बोलता है वो बोलता है कि हिंदी में प्रयुक्त, जो हिंदी ग्रामर होता है हम लोग का, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यहाँ पर आपको तद्भव के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो ये क्या सही नहीं है, यानी कि बिगड़े हैं, संस्कृत के क्या है, बिगड़े शब्द है। जैसे में देखिए तद्भव में आक, क्या लिखा है? आक। लेकिन जब इसको तत्सम में लिखते हैं हम लोग तो साफा यानी कि शुद्ध रूप हो जाता है। आक को क्या होता है? अंक हो जाता है। क्या होता है? अंक कहते हैं। तद्भव में बिगड़ा रूप है अगोछा, इसको तत्सम में अंगोच कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगोच। तद्भव में 8, लेकिन 8 नहीं कहा जाता है, इसको क्या कहता है? अष्ट कहा जाता है। क्या कहता है? अष्ट। यहाँ पर तद्भव में आग है तो इसको तत्सम में क्या हो गया? अग्नि कहेंगे। यानी कि अग्नि शुद्ध रूप हो गया और आग क्या हो गया? बिगड़ा रूप हो गया। किसका? संस्कृत का। देखिए तद्भव में जैसे कांपना, तो ये कांपना नहीं होता है, जब इसको तत्सम के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कंपन हो जाएगा। तद्भव में काजल, तो तत्सम में क्या हो जाएगा? कजल हो जाएगा। ये शुद्ध रूप कजल हो गया। तद्भव में नंगा है तो नंगा को नंगा नहीं बोलते हैं, उसको नग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नग्न। तो ये सब बिगड़े शब्द है, ये सब उसके शुद्ध रूप हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं देशज की ओर। देखिए देशज जो शब्द होते हैं वे अपने ही देश की बोलचाल से आए उत्पन्न शब्द देशज कहलाते हैं। यानी जैसे हम लोग यहाँ पर अपने देश में, अपने राज्य में कुछ शब्द बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे मुख से उच्चरित होते हैं, यानी कि जो हम सब बोलते हैं सब, उसको ही क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे हम देखिए अंगोरा, आड़ा, अकड़ा, अटकन, बटकन, कुत्ता, खच्चर, बिल्ली, ये सब इत्यादि हम लोग अक्सर बोला करते हैं। तो ये जो बोला करते हैं वो कैसे शब्द होते हैं? देशज होते हैं। चलिए यह समझ में आ गया। अब देखिए अब बढ़ते हैं आगे विदेशज की ओर। तो विदेशी भाषा से आए शब्द विदेशज कहलाते हैं। यानी कि बाहरी देशों से, यानी कि बाहरी कंट्री से आए हुए जो शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। और देशज विदेशज जो होता है परीक्षाओं में बहुत ही पूछता है। ठीक है, ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अक्टूबर, अपील, अल्कोहल, ऑक्सीजन, ये सब अंग्रेजी शब्द है। तो अंग्रेजी शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 5वां भेद आता है वर्ण संकर। 2 भाषाओं से बने शब्द वर्ण संकर कहलाते हैं। यानी कि जैसे कोई भाषा हो गई तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, यानी कि 2 भाषाओं को मिला लीजिए, जैसे अरबी फारसी। अरबी फारसी से अलमस्त बनता है आदमकद, कलईदार, गोताखोर, नुकसानदेह आदि।
तो ये कुछ शब्द होते हैं जो VVI मैंने यहाँ पर छाट के लिखा है। तो ये कभी काट पूछ देता है, लेकिन पूछता वैसे नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको वर्ण संकर कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण संकर। अब देखिए, जैसे हिंदी अरबी को मिलाएंगे तो इमामबाड़ा, कसरती, कानूनिया, गुलामी, गुसैल, मिस्री, शराबी इत्यादि कुछ शब्द जो हिंदी अरबी दोनों को मिलाकर बनते हैं। अब देखिए, हिंदी अंग्रेजी, जेल यात्रा, टिकट घर, पॉकेटमार, रेलगाड़ी। हिंदी फारसी कुछ शब्द होते हैं आवारापन, कमरकोट, कमीनापन, धोखेबाज इत्यादि। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या कहलाते हैं? वर्ण संकर कहलाते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जो अगला टॉपिक हम लोग का है, रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। ये भी पूछता है, रूपांतर के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी। देखिए, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि वैसे शब्द होते हैं कि जो अपना लिंग वचन क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं, यानी कि चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो वैसे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे विकारी शब्द में आ जाएगा आपका संज्ञा आ जाएगा, सर्वनाम आ जाएगा, विशेषण, क्रिया। तो आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि सर्वनाम इनमें से बताइए विकारी शब्द है या अविकारी। तो आप क्या कहेंगे? विकारी शब्द है। क्या कहेंगे? विकारी। देखिए, अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी अवयव कहते हैं। जैसे में यहाँ पर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये ठीक है, चार जो होते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और मैंने जितना भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।